वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जी हाँ, जीत हमारे साथ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं परवेज खान आज आपको कराने आया हूँ हिंदी उपसर्ग में पार्ट 4 और इसमें आपको आज कराएंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। चलिए चलते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ। और हाँ, जीत हमारे साथ आपके निश्चिंत होने वाली है। चलिए, और आपको इसके साथ ही जैसे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको साथ में यहाँ पे क्या दिया जाएगा और यहाँ पे हमारा मोटो क्या रखा गया है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे जीत हमारे साथ, आपकी जीत हमारे साथ, यहाँ पे हमारा मोटो है, तो आपकी जीत निश्चिंत होगी अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ किससे जुड़ सकते हैं? तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर से जाके आपको वहां पे टाइप करना है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट वहां पे आप टाइप करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड के बाद तो लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन के बाद आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आपको जुड़ने के साथ ही आपको वहां पे मिलने क्या वाला है आपके लिए, देखिए यहाँ पे आपके लिए मिलने वाला है एनी एग्जाम प्रिपरेशन। देखिए यहाँ से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ऐसा स्थान यहाँ पे आप अपनी हर एक समस्या का, आपका किसी भी सब्जेक्ट से समस्या है तो आप यहाँ पे इसका समाधान पा सकते हैं। और यहाँ पे आपके हर एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, इसलिए यहाँ पे आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ पे है आपको फ्री डिजिटल लाइब्रेरी दी जा रही है जिसमें आपको 1000 से ज्यादा नोट्स, बुक, ऑनलाइन पीडीएफ है। इसके माध्यम से भी आप अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जॉब और एंट्रेंस एग्जाम, देखिए यहाँ पे क्या है, जॉब के बारे में बताया जाएगा, कौन सी वैकेंसी कितनी आ रही है, कब से फॉर्म निकलेंगे, कब भरे जाएंगे, यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी जाती है। और यहाँ पे एंट्रेंस, कौन सा आपका एग्जाम आने वाला है, कब होगा, तो उसके बारे में, एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे आपको डेली अपडेट दी जाएगी इसके बारे में। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए यहाँ पे आपके लिए जीत की तरफ पहला कदम, जीत की तरफ पहला कदम, अगर आप जीतना चाहते हैं तो अवश्य आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद आपको यहाँ पे मिलने क्या वाला है, देखिए यहाँ पे आपके लिए है फ्री वीडियो कोर्स अवेलेबल, बिल्कुल फ्री है। आप अपनी बेहतर और अच्छी तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पे आपको 50,000 से ज्यादा घंटे वीडियो कंटेंट है, तो आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑल योर सब्जेक्ट, आप यहाँ से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी विषय को अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या दिया, माई कंटेंट, और माई कंटेंट में है टेस्ट सीरीज, इंडिया जीके, जनरल एप्टीट्यूड और बिजनेस स्टडी, तो यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इससे भी अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में देश देश विदेश की उपलब्धियां, नुकसान, यहाँ पे सारे बारे, इसके बारे में सारी चीजें, खेल के बारे में, युद्ध के बारे में, यहाँ पे सभी सारी जानकारी दी जाती है। फर्स्ट डाउट सॉल्विंग, अगर आपकी कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो यहाँ पे आपको क्लियर करा दिया जाएगा। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक है आपका उपसर्ग, अरबी फारसी उपसर्ग, और पार्ट है 4, तो याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं, यहाँ पे इनकी संख्या कितनी होती है इसके बारे में जान लेंगे। अरबी फारसी उपसर्ग, देखिए अरबी फारसी उपसर्ग यहाँ पे है, और इसे क्या कहा जाता है, उर्दू वाले भी इनको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फारसी जो है उर्दू की लिपि होती है। देखिए अरबी फारसी उपसर्ग, उर्दू की संख्या कितनी होती है, 19 होती है। आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्योंकि संस्कृत की अगर पूछी जाए तो संस्कृत में 22 होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। संस्कृत में कितने होते हैं, 22 होते हैं, 22 होते हैं। और जैसे यहाँ पे 2 कम किए गए तो वहां पे होते हैं 20, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में कितने होते हैं, तो हिंदी में होते हैं 10, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे अरबी फारसी की बात करें तो अरबी फारसी में कितने होते हैं, तो अरबी फारसी में होते हैं 19। आप इन्हें याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया था कि यहाँ पे उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। क्लियर है, चलिए तो चलते हैं। तो नंबर 1 की बात करते हैं अल। देखिए अल का अर्थ होता क्या है, अल का अर्थ होता है निश्चित, किसी भी कार्य को क्या करने के, निश्चित करने के लिए, या कहा जाए ठीक या पूरा के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है, निश्चित, ठीक है, या ठीक या पूरा। चलिए चलते हैं, बनाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है अल, ठीक है। अल यहाँ पे है, उपसर्ग है, और इसमें क्या बनाएंगे, यहाँ पे अल गरज बनना है, तो
अल प्लस गरज, तो क्या शब्द बनेगा यहाँ पे? अल गरज बनेगा। अल गरज यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अल गरज यहाँ पे बन चुका है, तो यहाँ पे शब्द बन चुका है अल गरज। जैसे अल प्लस बत्ता, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? अलबत्ता। तो यहाँ पे क्या बनेगा? शब्द अलबत्ता बनेगा, और उपसर्ग आपको पता चल गया कि यहाँ पे उपसर्ग अल का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे अल लिखा है, विदा लिखा है, तो उपसर्ग यहाँ पे अल है और यहाँ पे लिखा है विदा। अलविदा, यानी कि क्या हो जाएगा? ठीक है, विदा हो चुके हैं, निश्चित विदा हो चुके हैं, तो इसका अर्थ बन जाएगा। और यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे शब्द के रूप में? अलविदा। और ये शब्द कौन सा कहलाता है? अरबी फारसी का उपसर्ग है, ये याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है अलहदा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल प्लस हदा, तो क्या बन जाएगा? अलहदा यहाँ पे बन जाएगा, अलहदा। ठीक है, निश्चित हद होती है, जैसे कहते हैं अलहदा। देखिए यहाँ पे लिखा है अलबत्ता, दो बार आ गया, कोई बात नहीं। अलबत्ता यहाँ पे, तो अल प्लस बत्ता यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अलबेला। अब इसको कैसे बदलेंगे हम? देखिए यहाँ पे इसको कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे अल लिखेंगे और उसके बाद प्लस के बाद मूल शब्द लिख देंगे, जो मुख्य शब्द है बेला। क्या? बेला हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो बन जाएगा अलबेला। अलमस्त है, तो यहाँ पे उपसर्ग आ रहा है अल, और यहाँ पे बन जाएगा मुख्य शब्द शब्द मस्त बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ चुका है? चलिए, बहुत शानदार। आपको अगर अच्छे से समझ में आ चुका है तो चलते हैं अगले उपसर्ग की ओर। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया हर। और हर का अर्थ क्या होता है? देखिए हर का अर्थ होता है प्रति या प्रत्येक। क्या होता है? तो हर का याद रखेंगे, प्रति भी होता है या प्रत्येक होता है, ये आपको याद रखना है। हर वर्ष, जैसे हर दिन, हर रोज, यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। हर के लिए प्रयोग किया जाता है, डेली के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्रति भी आ जाता है। जैसे हमने लिखा है हर रोज, तो हर रोज का मतलब क्या है? प्रतिदिन या डेली। तो यहाँ पे लिखा है डेली, तो रोज हो जाएगा, तो हर रोज यानी कि प्रतिदिन यहाँ पे हो जाएगा। तो हर रोज में क्या बनेगा? उपसर्ग हर बनेगा, और रोज यहाँ पे दिन, हर यानी कि हर दिन यहाँ पे बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हर साल, तो उपसर्ग यहाँ पे हर आएगा और बन जाएगा साल यहाँ पे मुख्य शब्द। ये भी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है हर तरफ, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या आ रहा है? हर आएगा, और यहाँ पे मुख्य शब्द क्या बनेगा? तरफ बनेगा। ये आपको याद रखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे हर दिन लिखा है, तो इसका उपसर्ग आप क्या बनाएंगे? हर बनाएंगे, हर प्लस दिन। तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा? उपसर्ग बन जाएगा, हर दिन यहाँ पे बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है हर एक, तो यहाँ पे हर एक यहाँ पे कैसे बनेगा? तो आप इसको लिखेंगे हर प्लस एक। हर प्लस एक में लिखेंगे तो उपसर्ग का आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो उपसर्ग है पहला, हर यहाँ पे उपसर्ग है, तो हर साल यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे बनेंगे हम हर दम। क्या? हर प्लस दम। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या आ चुका है? हर आ चुका है, याद रखेंगे। हर रोज यहाँ पे लिख दिया है, लिखा हुआ है हर रोज भी। हर बात, देखिए कहते हैं ना हर बात पे झगड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर। हर प्लस बात यहाँ पे बन जाएगा, और उपसर्ग आ जाएगा यहाँ पे हर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे लिखा है हर चीज, तो हर चीज में क्या लिखा जाएगा? हर लिखा जाएगा, हर प्लस चीज। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या आया है प्यारे बच्चों? उपसर्ग यहाँ पे बनेगा हर। ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है हर दरबार, तो यहाँ पे बनेगा हर प्लस बार, सॉरी हर बार। तो यहाँ पे हर प्लस बार बन जाएगा, हर बार बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है हर वक्त, उपसर्ग क्या है? हर, और यहाँ पे बन जाएगा वक्त। क्या बनेगा? वक्त बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हर वक्त। क्लियर है? समझ में आ चुका है? जैसे यहाँ पे लिखा है हर घड़ी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम हर लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे घड़ी। तो हर घड़ी यानी कि प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक घड़ी। ये आपको याद रखना है। हर हाल, क्या लिखा है? हर हाल लिखा है, तो हर लिखेंगे प्लस हाल लिखेंगे, हाल। हल, हर हाल, हर कोई। तो यहाँ पे सभी में क्या उपसर्ग आ रहा है प्यारे बच्चों? सभी को समझ में आ चुका है? तो सभी में यहाँ पे हर का प्रयोग किया जाएगा, और आसान है। जैसे यहाँ पे लिखा हमने हर तरफ, क्या लिखा है? हर प्लस तरफ लिखा है, हर प्लस तरफ। तो हर तरफ यहाँ पे बन जाएगा। क्या बनेगा? हर तरफ यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है? चलिए, बहुत शानदार। आज ये आपको सभी को समझ में आ चुका है। और यहाँ पे आपको इसका अर्थ भी याद रखना है कि हर का अर्थ
क्या होता है, तो हर का अर्थ होता है प्रति या प्रत्येक। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे दिया गया, देखिए यहाँ पे आपके सामने पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है कम। ठीक है, कम का अर्थ क्या होता है? कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। क्या होता है? थोड़ा या हीन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कम अक्ल, तो इसका क्या बनेगा? थोड़ा कम अक्ल है इसमें। कैसे है ना, थोड़ी अक्ल है इसमें, तो क्या बना? थोड़ा या थोड़ी, यहाँ पे बन जाएगा थोड़ी अक्ल। अक्ल जो होती है स्त्रीलिंग होती है, तो यहाँ पे क्या बना? इसका थोड़ी अक्ल बन जाएगा कम अक्ल का। तो यहाँ पे क्या बनेगा? उपसर्ग कम आ जाएगा और अक्ल यहाँ पे मुख्य शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी अक्ल हो जाएगी तो उपसर्ग बनेगा यहाँ पे कम। और ये कैसा शब्द, कैसा उपसर्ग है? अरबी फारसी का, ये आपको याद रखना है। कम बख्त, तो यहाँ पे क्या लिखा है? कम प्लस बख्त लिखा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कमसीन है, तो कमसीन में उपसर्ग क्या आ रहा है? कम आ रहा है, और यहाँ पे सीन बन जाएगा, तो यहाँ पे मुख्य शब्द हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कम उम्र, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कम आ रहा है, यहाँ पे लिखा जाएगा उम्र। कम उम्र यानी कि थोड़ी उम्र। कैसी है? थोड़ी उम्र है, या यहाँ पे कम, ये आपको याद रखना है, उम्रहीन है। तो यहाँ पे लिखेंगे कम ख्याल, तो यानी कि थोड़ा ख्याल यहाँ पे बन जाएगा। क्या बनेगा? थोड़ा ख्याल। देखिए कम वक्त यहाँ पे लिखा है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कमजोर, तो इसका उपसर्ग यहाँ पे बनेगा कम प्लस जोर, और ये आपको याद रखना है, कम प्लस जोर आपको याद रखना है। ठीक है, उपसर्ग यानी कि थोड़ा जोर यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि कम है, थोड़ा जोर है इसमें। कमजोर क्या कहें? थोड़ा जोर वाला। तो यहाँ पे लिखा है कमसीन, यहाँ पे बना हुआ है कम कीमती। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? कम कीमती यानी कि थोड़ी कीमत की। कम कीमती या कम कीमत, तो यहाँ पे क्या आना है? थोड़ी कीमत। इस वस्तु की क्या है? थोड़ी कीमत है, तो कम कीमत यहाँ पे लिखा जाएगा। कम अकल यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे कम खर्च यानी कि थोड़ा खर्च यहाँ पे करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या आएगा? कम आ जाएगा। कम प्लस खर्च यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? आप सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत शानदार। अगर आपको समझ में आ चुका है तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आपके सामने है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया, देखिए गैर। गैर का अर्थ क्या होता है? देखिए गैर का अर्थ होता है भिन्न या विरोध। क्या होता है? विरुद्ध होता है। गैर का अर्थ होता है भिन्न, रहित, विरुद्ध, यहाँ पे इस शब्द का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अभाव हो जाएगा। इसका गैर का कमी बनता है। क्या कमी है? कमी भी बनता है, रहित भी बनता है। आप इसको याद रखेंगे, रहित। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है गैर हाजिर, तो हाजिर की कमी है यहाँ पे। किसकी? गैर हाजिर है, तो गैर का यहाँ पे क्या बना? कमी बनेगा। गैर प्लस हाजिर, गैर हाजिर, और यहाँ पे कमी है हाजिर की, यानी कि हाजिर होने की कमी है। देखिए यहाँ पे लिखा है गैर सरकारी, या इसको कहा जाए बिना। गैर का बनेगा यहाँ पे बिना भी बनता है अर्थ, बिना, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बिना, या यहाँ पे बन जाएगा बिन, बिन सरकारी। क्या? सरकारी, बिन सरकारी, तो यहाँ पे बिन सरकारी बन जाएगा। तो गैर सरकारी, उपसर्ग बना गैर, और यहाँ पे होगा सरकारी। क्लियर है? यहाँ पे लिखा है जैसे गैर कानूनी। देखिए यहाँ पे गैर कानूनी लिखा है, तो हम इसको कैसे इसका अर्थ निकालेंगे? यहाँ पे गैर कानूनी है, तो यहाँ पे उपसर्ग तो गैर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कानूनी है, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे? बिना कानूनी है, बिन कानून के है, तो यहाँ पे बन जाएगा गैर, यहाँ पे उपसर्ग है, कानूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुख्य शब्द हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है गैर हाजिर, यहाँ पे बिल्कुल सही शब्द बन जाएगा, गैर हाजिर लिखा है। और यहाँ पे लिखा है गैर कानूनी, गैर कौम। देखिए तो क्या लिखा है यहाँ पे? गैर कौम लिखा है, तो यहाँ पे कौम क्या होता है? जाति होता है। कौम किसे कहते हैं? जाति को, प्लस यहाँ पे कौम लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिना कौम के, तो यहाँ पे अर्थ बन जाएगा गैर मर्द, तो यहाँ पे बिना मर्द के बन जाएगा अर्थ, गैर प्लस मर्द यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, और इन सभी में गैर लगा है, तो कैसे होते हैं? गैर सरकारी लिखा है, गैर वाजिब लिखा है, बिना वाजिब के। क्या लिखा है? गैर वाजिब। तो यहाँ पे उपसर्ग आ रहे हैं अरबी फारसी। किसके हैं उपसर्ग? अरबी फारसी का उपसर्ग है गैर, ये आपको याद रखना है। गैर जिम्मेदार क्या होता है? बिना जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदार। तो क्या बनेगा यहाँ पे? बिना जिम्मेदार।
या बिना जिम्मेदारी के। तो यहाँ पे उपसर्ग बनेगा गैर। क्लियर है? गैर यहाँ पे उपसर्ग बन चुका है, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो सबको समझ में आ रहा है? चलिए बहुत शानदार। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लिखा है। क्या लिखा है? हम का अर्थ होता है साथ। क्या होता है? साथ होता है, या कहा जाए समान। क्या कहा जाता है? समान के अर्थ में होता है, ये आप याद रखिए। यह समान अक्ल है। हम शक्ल यानी कि समान शक्ल है, जैसे यहाँ पे लिखा है हम शक्ल। तो यहाँ पे हम शक्ल में क्या बनेगा? तो यहाँ पे उपसर्ग क्या आएगा? हम, और यहाँ पे आ जाएगा शक्ल। तो क्या होगा? समान शक्ल वाला। कैसा बनता है? समान शक्ल वाला। तो हम प्लस शक्ल हो जाएगा, उपसर्ग यहाँ पे हम आ जाएगा, शक्ल यहाँ पे मुख्य शब्द हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे। हमदर्द। तो यहाँ पे हमारा हम का अर्थ भी आप याद रखेंगे साथ या समान, और यहाँ पे बनेगा दर्द। साथ दर्द या समान दर्द वाला। हमदर्द यानी कि दर्द को समझने वाला। क्या? दर्द को समझने वाला। ये हमदर्द है, मेरे साथ है, ऐसे करके यहाँ पे बन जाएगा। तो ये दर्द हुआ मुख्य शब्द, और हम हो जाएगा यहाँ पे उपसर्ग। हमदर्दी। तो हम मुख्य यहाँ पे उपसर्ग है, याद रखेंगे उपसर्ग यहाँ पे, ये यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा दर्दी, क्या हो जाएगा? मुख्य अर्थ हो जाएगा। हम उम्र। तो हम कहेंगे सात उम्र के हैं, समान उम्र के हैं। उपसर्ग यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मुख्य शब्द बन जाएगा उम्र। ये आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है हमराज। क्या लिखा है? हमराज लिखा है। तो हमराज है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मुख्य क्या आएगा? उपसर्ग है, और यहाँ पे बन जाएगा मुख्य शब्द। तो क्या बनेगा? हमराज यहाँ पे बन जाएगा, हमराज। ये बना, हमराज यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे हमदम लिखा है, तो हमदम को कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे बनेगा उपसर्ग, और यहाँ पे शब्द बन जाएगा मुख्य दम। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे लिखा है हम वतन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे वतन लिख देंगे मुख्य शब्द के रूप में, उपसर्ग आएगा यहाँ पे हम रहा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे उपसर्ग में, और रहा माने रहा हो जाएगा। ठीक है? सात रहा वाले। ठीक है? हमदर्द यहाँ पे लिखा हुआ है, हम उम्र यहाँ पे लिखा हुआ है, हम सफर। देखिए हम सफर, इनके साथ सफर वाला। कैसा होता है? साथ सफर वाला। तो यहाँ पे क्या बनेगा? हम बनेगा, और यहाँ पे बन जाएगा सफर। क्या बना? हम सफर यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? जैसे यहाँ पे लिखा है हम शक्ल लिखा है, हम जोली। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या बनेगा? हम बनेगा, और मुख्य शब्द यहाँ पे जोली बनेगा। ये आपको याद रखना है। हम जोली, हम राही, हम पेशा। इन सभी में क्या बन रहा है? उपसर्ग हम बन जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आ चुका है? तो हम का अर्थ भी याद रखेंगे, साथ या समान। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है बद, और बद का अर्थ होता है बुरा। क्या होता है? बद। बद का अर्थ होता है बुरा। जैसे यहाँ पे लिखा है बदकिस्मत। तो यहाँ पे बद का क्या लिखा है? तो क्या बनेगा? बुरा किस्मत वाला। क्या बना? बुरा किस्मत वाला। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है, यहाँ पे सिर्फ पूछा गया उपसर्ग। तो उपसर्ग यहाँ पे बद बनेगा, और मुख्य शब्द बनेगा किस्मत। तो याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है बदमाश। तो बदमाश में यहाँ पे क्या है? उपसर्ग बनेगा बद, और मास यहाँ पे हो जाएगा बुरा, मास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? बदनाम। तो यानी कि बुरा नाम यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे कैसे बनेगा? बदनाम। इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, बदनाम। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत शानदार। जैसे यहाँ पे लिखा बदमाश, तो बद आ जाएगा, बद चलन। देखिए आपको यहाँ पे लिखना है चलन कैसा है? बुरा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बद प्लस चलन। और ये आपको याद भी रखना है, बद का अर्थ भी, और पहचान कर लेनी इसमें क्या बनेगा? बद हजमी। बद हजमी। ठीक है प्यारे बच्चों? बद हजमी यहाँ पे बन जाएगा। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है। देखिए इसको मैं ना गोल सर्किल में कर दे रहा हूं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसका अर्थ भी बद ही बनेगा, बद ही बनेगा। और यहाँ पे लिखा जाएगा बू, यानी कि बुरी खुशबू। ठीक है? बुरी गंध यहाँ पे होगी। बदतमीज। तो बद प्लस तमीज यहाँ पे लिखा है, बुरी तमीज। क्या लिखा जाएगा? बद।
ये आपको याद रखना है, बद प्लस तमीज यहाँ पे लिखा जाएगा, तमीज। तो यहाँ पे क्या बना, बदतमीज बन जाएगा प्यारे बच्चों। क्या बना यहाँ पे, बदतमीज। जैसे यहाँ पे लिखा बदहवास, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बद और प्लस लिखा जाएगा हवास। क्या लिखा जाएगा, हवास। बदहवास यहाँ पे हो जाएगा, बिना होश के, बुरा होश हवास में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, बदसूरत, तो उपसर्ग यहाँ पे लिखा जाएगा बद। क्या लिखा गया, बद यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे शब्द क्या बनेगा, मुख्य सूरत बन जाएगा, बुरी सूरत। बद इंतजाम, बुरा इंतजाम। बद किस्मत, बुरी किस्मत। बद रंग, बुरा रंग। बद हाल, बुरा हाल। तो सभी में यहाँ पे क्या हो रहा है, किसका प्रयोग किया गया है, बद का ही प्रयोग किया गया है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, बद उपसर्ग का ही प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की और। अगला पॉइंट आपके सामने प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है बे, और बे का अर्थ होता है अभाव। क्या होता है, अभाव। जैसे बे इज्जत, तो बे का अर्थ क्या होगा, अभाव और इज्जत, यानी कि किसकी इज्जत की कमी है। और बे का अर्थ यहाँ पे कमी भी बनेगा, याद रखना, कमी। तो क्या बनेगा, इज्जत की कमी। तो बेइज्जत यहाँ पे हो चुका है, बेइज्जत। तो यहाँ पे बे प्लस इज्जत बनेगा, उपसर्ग बनेगा यहाँ पे बे, और मुख्य शब्द यहाँ पे आ जाएगा इज्जत। जिससे बेईमान, क्या बना, बेईमान बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, बे। तो किसकी कमी है, ईमान की कमी है। अभाव है ईमान का, तो यहाँ पे बनेगा बे प्लस ईमान, ठीक है। बेवकूफ, तो यहाँ पे याद रखना, वकूफ पे से पहले बे आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, कैसा है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों। जैसे यहाँ पे है बेरहम, तो अभाव है रहम करने का, कमी है रहम करने की, तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है बेचारा। क्या लिखा है, बे प्लस चारा, बेचारा यहाँ पे बन जाएगा। उपसर्ग बे आ जाएगा, बे प्लस अक्ल, तो बे अक्ल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बे आ रहा है। बेहिसाब, तो यहाँ पे बे आ रहा है प्लस हिसाब बनेगा, और उपसर्ग यहाँ पे आ जाएगा बे। बेमिसाल, तो बे उपसर्ग है और मिसाल यहाँ पे मुख्य शब्द हो जाएगा। बेहाल, तो बे उपसर्ग है, हाल यहाँ पे मुख्य शब्द हो जाएगा, बे प्लस हाल हो जाएगा। बेदाग है यहाँ पे, बे प्लस दाग, बेदाग। बेकसूर, बे प्लस कसूर यहाँ पे बन जाएगा, बेकसूर, ठीक है। तो आप इनको लिखकर भी देख सकते हैं, आपको ये अच्छे से याद रह जाएगा। बे प्लस कसूर यहाँ पे बनेगा, बे प्लस कसूर, बेकसूर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए, बहुत शानदार। और यहाँ पे आगे लिखा है, देखिए बेपरवाह। क्या लिखा है, बेपरवाह। तो आपने यहाँ पे बे लिखा है और उसके बाद लिखा जाएगा परवाह। तो यहाँ पे लिखा गया है परवाह, तो यहाँ पे बेपरवाह हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, बेकार, तो उपसर्ग यहाँ पे क्या आ रहा है, बे आ रहा है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार बन जाएगा, बेकार। उपसर्ग यहाँ पे बे आ रहा है, और मुख्य शब्द यहाँ पे कार बनेगा, बेकार, या कहा जाए कमी, कार की कमी है। जैसे बेकाम है तो काम की कमी बन जाएगा, बेकाम हो जाएगा, बे प्लस काम, बेकाम। बेघर, अभाव है घर का। देखिए बे प्लस क्या होगा, घर होगा, यानी कि घर की कमी है, घर का अभाव है, बे प्लस घर, ठीक है। बेवफा, तो यहाँ पे क्या है, कमी है वफा की, यह अभाव है वफा का, तो यहाँ पे बन जाएगा बेवफा। बेदर्द, तो बिना दर्द, क्या, बेदर्द के, तो यानी कि दर्द की कमी है, अभाव है, तो यहाँ पे बेदर्द हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है बेसमझ, अभाव है समझ का, क्या बनेगा यहाँ पे, अभाव है समझ का, या कमी है समझ की। जैसे बेवजह, तो अभाव है वजह की, कोई ना कोई वजह होगी, तो यहाँ पे क्या करा, बेवजह, यानी कि कम वजह की जो है यहाँ पे कमी है, अभाव है। बेचैन, तो यहाँ पे क्या है, बेचैन, तो किसकी, चैन की यहाँ पे कमी है, किसकी कमी है, चैन की, या अभाव है चैन का, ये आपको याद रखना है। बेसुमार, शुमार होने की यहाँ पे क्या है, कमी, अभाव है, बेसुमार, क्या है, बेसुमार है, अभाव है यहाँ पे शुमार होने के लिए। कहेंगे यहाँ पे बेहोश, बे प्लस होश बनेंगे, बिना होश के। बेइज्जत यहाँ पे बता दिया है प्यारे बच्चों, बेरहम, बिना रहम के। बेसहारा, बिना सहारा, या अभाव है सहारे का, कमी है सहारे की। बेरोजगार, तो कमी है, अभाव है रोजगार की, किसकी, अब बेवक्त, कमी किसकी, वक्त की कमी है। बेकरार, तो अभाव है करार का, याद रखेंगे, किसका, करार का यहाँ पे अभाव है। बेअसर, यहाँ पे लिखा है तो अभाव है असर का, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको यह है बिल्कुल सभी को समझ में आ गया होगा।
और याद रखना है आपको। तो प्यारे बच्चों, बेवकूफ यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ये आप इसे अच्छे से याद रखिए। और एक होता है बेवफा। ऐसे शब्द जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बेघर, इनमें पूछा जाएगा किस में उपसर्ग बे का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार। तो सभी को समझ में आ चुका है। बेईमान में भी आता है बेवकूफ, ये आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसमें पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है या नहीं। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है खुश। देखिए, खुश का अर्थ क्या होता है? अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है। अच्छा के अर्थ में ये आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? खुश खबरी, तो यहाँ पे उपसर्ग बन गया खुश, और यहाँ पे लिखा खबरी, अच्छी खबर। क्या क्या पता चला हमें? अच्छी खबर आई है तो खुशखबरी बोलते हैं उसको, अच्छी खबरी। यह अच्छी खबर यहाँ पे इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग खुश आया है और यहाँ पे मुख्य शब्द यहाँ पे बनेगा खबरी। जैसे यहाँ पे लिखा है खुश किस्मत, तो खुश यानी कि अच्छी, और यहाँ पे किस्मत लिखा है खुश प्लस किस्मत, अच्छी किस्मत। कैसे कहते हैं? अच्छी किस्मत वाला, अच्छी किस्मत वाली, तो यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है खुश नसीब। क्या लिखा है? खुश नसीब, अच्छे नसीब वाला। क्या? अच्छे नसीब वाला, अच्छी नसीब वाली, तो यहाँ पे बनेगा खुश उपसर्ग और नसीब हो जाएगा। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, खुशबू। क्या लिखा है? खुशबू लिखा है। आप ऐसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? उपसर्ग। तो याद रखेंगे खुश यहाँ पे उपसर्ग है और बू यहाँ पे मुख्य शब्द है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार। जैसे यहाँ पे लिखा है खुशहाल, तो खुश प्लस हाल यानी कि अच्छा हाल है। खुश मिजाज, तो यहाँ पे खुश मिजाज बिना है तो यहाँ पे उपसर्ग आएगा खुश और यहाँ पे हो जाएगा मिजाज। तो कैसा हो जाएंगे मिजाज? अच्छे मिजाज हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पे आया बर। देखिए, बर का अर्थ क्या होता है? ऊपर होता है, पर होता है, और बाहर के अर्थ में, और बाहर के अर्थ में। जैसे बर्खास्त लिखा है, तो बर्खास्त क्या कहते हैं? उसको बाहर कर देते हैं इस डिपार्टमेंट से। ठीक है, बर प्लस खास्त, बर्खास्त यानी कि बाहर, खास्त कर दे उसको। बर्दाश्त, कहते हैं ना बर्दाश्त के बाहर है, तो बर्दाश्त करने की जो हद होती है वो बाहर हो जाती है, ऊपर हो जाती है। बर का अर्थ बनेगा ऊपर और दास्त माने, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा बर्दाश्त। ठीक है, समझना, बहुत देर तक यहाँ पे समझते रहना, लेकिन जब हो जाएगा कि अब बर्दाश्त से बाहर है तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका उपसर्ग बर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? याद रखना है, ये अरबी फारसी का उपसर्ग है और इनकी संख्या 19 होती है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे और यहाँ पे आंसर करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है नंबर 10 पे ना। ना का अर्थ होता है अभाव, नहीं, रहित। जैसे यहाँ पे शब्द होते हैं इनके अर्थ में बनते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है नाराज। क्या लिखा है? नाराज लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या आएगा? ना आएगा और यहाँ पे बनेगा मुख्य शब्द राज। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या बना? नाराज यहाँ पे बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना पसंद, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ना आ रहा है और यहाँ पे पसंद आएगा, यानी कि कमी है पसंद की। राज का अभाव है। नाबालिग होता है, नाबालिग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ना प्लस बालिग हो जाएगा, यानी कि क्या है? बालिग होने के लिए कमी है। कमी है, अभाव है, ये आपको याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा है नालायक, तो उपसर्ग यहाँ पे क्या बना? ना, और यहाँ पे बन जाएगा लायक, यानी कि क्या है? लायक के लिए कमी है, अभाव है, नहीं है, तो यहाँ पे इसका अर्थ बन जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, और अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? ना लिखा है। ये यहाँ पे ना लिखा है और उसके बाद ना समझ, पूरा शब्द क्या बनेगा? ना समझ बनेगा। अब इसको क्या करना है? ना प्लस समझ लिखना है, यानी कि समझ की उस पे क्या है? कमी है, अभाव है उसके लिए समझ का। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है नामुमकिन, तो नामुमकिन में क्या आएगा? ना, यानी कि नहीं मुमकिन। क्या बनेगा? नहीं मुमकिन, अभाव है मुमकिन का,
तो ये यहाँ पे अर्थ बन जाएगा और इससे आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं और इससे आप पहचान कर लेंगे इसका अर्थ क्या बन रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है दर। क्या लिखा गया है? दर। दर यहाँ पे दर का अर्थ होता है में। क्या? में होता है। जैसे दर असल। दर असल में क्या? में असल। क्या? में असल। बात ये है कहते ना कि में असल ये बात है, इसमें ये बात है, इसमें ये बात, असल में इसमें, असल में ये बात है। तो यहाँ पे क्या होता है? इसका में आता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? दर असल बन जाएगा और याद रखना है दर असल। ठीक है। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या बनेगा? दर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे दरकार है, कार में, तो यहाँ पे दरकार है, किसी की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? दरकार। ठीक। उपसर्ग यहाँ पे दर है, मियान है, तो कहा जाएगा दरमियान, यानी कि बीच में। क्या बनेगा? बीच में, दरमियान। तो यहाँ पे क्या बना? उपसर्ग दर बन जाएगा। यहाँ पे क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ पे क्या बन चुका है? दर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा दर प्लस हकीकत, तो क्या बनेगा? दर हकीकत। दर हकीकत यहाँ पे बनेगा। और याद रखेंगे प्यारे बच्चों ये अरबी फारसी के ही उपसर्ग होते हैं और वहां पे एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा दरखास्त। क्या लिखा है? दरखास्त लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे दर प्लस खास्त। दरखास्त यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? क्या लिखा है यहाँ पे? दरखास्त हम लिख देंगे यहाँ पे। जिसे यहाँ पे लिखा है दर प्लस खास, दरखास्त है। और यहाँ पे लिखा है दरगुजर, तो दर प्लस गुजर लिखा है तो बनेगा दरगुजर। दरगुजर यहाँ पे बन जाएगा। याद रखेंगे गुजर में या गुजारे में यहाँ पे अर्थ बन जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आया है? देखिए यहाँ पे लिखा दर और यहाँ पे लिखा बदर, तो में बदर, दर बदर, यहाँ पे क्या बनेगा? दर बदर बन जाएगा। दर बदर, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, तो क्या होता है? दर बदर के ठुकरे खाने, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। जैसे यहाँ पे लिखा दरबार, तो दरबार, बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे दर प्लस बार है तो बन जाएगा दरबार। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए बहुत शानदार। यहाँ पे लिखा है दर किनार। देखिए यहाँ पे दर किनार, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा दर प्लस किनार, जुड़ के बनेगा दर किनार। दर किनार। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की और। अगला पॉइंट आपके सामने है, आगे ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है बा। यहाँ पे क्या लिखा है? बा लिखा है। बा का अर्थ होता है अनुसार या साथ में। जैसे बा प्लस मौका लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बा मौका। क्या लिखा जाएगा? बा मौका यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे बा मौका लिखा जाएगा, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है बाकायदा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बा लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? बाकायदा। उपसर्ग यहाँ पे क्या आ रहा है? बा आएगा। क्या आएगा? बा यहाँ पे उपसर्ग आएगा। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है? बा और इज्जत, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बा इज्जत, यानी कि इज्जत के साथ इसको बरी किया है, कहते हैं ना इज्जत के साथ। तो बा इज्जत यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बा इज्जत। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बा इज्जत, यानी कि इज्जत के साथ, इसका अर्थ बन जाएगा। तो यहाँ पे बा लिखा है, मुलायजा लिखा है। ठीक है, तो बा मुलायजा यहाँ पे लिखा जाएगा, बा मुलायजा। तो ये आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों। तो सभी को समझ में आ चुका है शानदार तरीके से? चलिए, बा अदब, बिना अदब के, ओ सॉरी, बा अदब, अदब के साथ। क्या? अदब के साथ। तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा? बा प्लस अदब, तो बा अदब यहाँ पे बन जाएगा। क्या बनेगा? बा अदब यहाँ पे बन जाएगा। बा अदब यहाँ पे बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बादल, तो दल के साथ। क्या? दल के साथ या दल के अनुसार। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बादल बन जाएगा, तो उसको जोड़ देंगे बादल। बा प्लस दल क्या बना? बादल यहाँ पे बन जाएगा। बा प्लस दाम, तो यहाँ पे बनेगा बादाम। क्या बना? बादाम यहाँ पे बन जाएगा, दाम के अनुसार या दाम के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद रखेंगे इसमें बा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और ये होते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की और। अगला पॉइंट आपके सामने है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे लिखा है ला। ला का अर्थ होता है परे या बिना। क्या होता है? ला का अर्थ होता है परे या बिना, यानी कि इनके बिना या इनके परे। जैसे यहाँ पे लिखा है ला प्लस परवाह, तो क्या लिखा जाएगा? लापरवाह, लापरवाह। और इसका अगर आप अर्थ बनाते हैं तो क्या कहा जाएगा? बिना परवाह के। बिना परवाह के क्या? बिना परवाह वाला, बिना परवाह के। किसे कोई भी परवाह नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, तो इसे क्या कहा जाएगा? बिना परवाह के। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इसको क्या बनेगा? बिना परवाह के यहाँ पे बन जाएगा। ये आप याद रखेंगे। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए, बहुत शानदार। बिना परवाह के, जैसे कोई परवाह नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है लाचार, ये लाचार लिखा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ला प्लस चार, तो बन जाएगा लाचार बिना चार के, बिना लाचार के। यानी कि लाचार लिखा है तो बिना चार के यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी कि बिना सहारे वाला। यहाँ पे लिखा है लावारिश, तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पे ला प्लस वारिस बनेगा, ला प्लस वारिस बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका शब्द जब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? लावारिस, लावारिस यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि बिना वारिस वाला। क्या? बिना वारिस वाला। जैसे यहाँ पे लिखा है लापता, बिना पता वाला, तो ला प्लस पता तो क्या बनेगा? लापता बन जाएगा, बिना पता वाला यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ चुका है? जैसे यहाँ पे लिखा है लाजवाब, तो बिना जवाब के, या परे है जवाब, तो यहाँ पे क्या बनेगा? लाजवाब। ला प्लस जवाब, तो यहाँ पे बनेगा लाजवाब। सभी बच्चों को समझ में आ चुका है अच्छे से? चलिए, बहुत शानदार। यहाँ पे लिखा है ला इलाज बिना इलाज के, इतना बिना इलाज के ला इलाज बोलते, तो यहाँ पे होता है ला इलाज। क्या बोला है? ला इलाज यहाँ पे लिखा जाएगा, याद रखना है, ला इलाज। तो यहाँ पे बन जाएगा ला इलाज, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ला इलाज। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये समझ में आ चुका है। तो सभी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ला का, जो अरबी फारसी का उपसर्ग है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट आपके सामने ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आ रहा है सर, तो सर का अर्थ क्या होता है? मुख्य होता है। क्या होता है? मुख्य होता है, प्रधान होता है, इसको कहते हैं प्रधान। ठीक है, मुख्य होता है या प्रधान होता है, आप इसको याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है सर प्लस कार, तो सर प्लस कार तो क्या बन जाएगा? सरकार। तो सरकार यहाँ पे क्या होता है? मुख्य पद होता है। क्या? मुख्य पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुख्य होता है, मुख्य कार्य, यानी कि सरकार, मुख्य कार्य, कार्य करने वाला मुख्य होता है। जैसे यहाँ पे लिखा सरदार, सर प्लस दार यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सरदार, मुख्यदार। ठीक है, सर प्लस पंच, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सर प्लस पंच तो क्या बनेगा? सरपंच बनेगा, सरपंच यहाँ पे, मुख्य पंच, जिसका अर्थ बनेगा मुख्य पंच। सरहद, मुख्य हद, तो यहाँ पे क्या लिखा है? सर प्लस हद, तो क्या बना? सरहद बनेगा, यहाँ पे मुख्य हद हो जाएगा। सरनाम, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सर प्लस नाम, सरनाम यहाँ पे बन जाएगा। सरफरोश, सर प्लस फरोश, तो सर प्लस फरोश है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? सरफरोश यहाँ पे बन जाएगा, सरफरोश। तो यहाँ पे किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है प्यारे बच्चों? सर का उपयोग किया गया है, याद रखेंगे। सरताज, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सर प्लस ताज लिखा जाएगा, सर प्लस ताज यहाँ पे लिखा है, तो क्या बन जाएगा? सरताज बन जाएगा, मुख्य ताज कहते हैं ना, सरताज, मुख्य ताज वाला। तो ये आपको समझ में आ चुका है प्यारे बच्चों? चलिए, बहुत शानदार। अगर आपको समझ में आ चुका है तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ध्यान देंगे यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है बा, बै का अर्थ होता है शहीद। क्या होता है? बै का अर्थ होता है शहीद, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बै का अर्थ क्या होता है? शहीद होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है बै प्लस खूबी, यानी कि शहीद, खूबी, शहीद, तो यहाँ पे बै प्लस खूबी तो क्या बन जाएगा? बखूबी बन जाएगा, बखूबी। और याद रखेंगे बै वाले जो इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है ब प्लस तोर, तो बतौर बन जाएगा, तो क्या बनेगा ब प्लस तोर, तो बतौर यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। यहाँ पे लिखा है ब प्लस तर्ज, तो क्या बनेगा बतर्ज बनेगा, बेतर्ज। क्या बना यहाँ पे बतर्ज, यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार। यहाँ पे लिखा ब प्लस कोल, तो क्या बनेगा यहाँ पे बकोल बनेगा, ब प्लस कोल यहाँ पे बन जाएगा, ब प्लस कोल यहाँ पे बनेगा बकोल। सभी को समझ में आ रहा है। तो यानी कि क्या कोल के सहित ब मुश्किल, तो मुश्किल सहित, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ब मुश्किल। और ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं भी आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। ब मुश्किल, तो देखिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बदस्तूर है। क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। बदस्तूर होता है तो याद रखेंगे बैस में अपसर्ग है, और यहाँ पे दस्तूर मुख्य शब्द है, तो यहाँ पे दस्तूर सहित बनेगा, क्या बनेगा बदस्तूर, यहाँ पे बन जाएगा बदस्तूर। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या बना बदस्तूर, यहाँ पे बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा बनाम, तो नाम के सहित क्या बनेगा ब प्लस नाम, तो यहाँ पे बन जाएगा बनाम। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बनेगा बनाम, यहाँ पे बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा बा प्लस शर्ते, तो क्या बनेगा बशर्ते बनेगा, यानी कि शर्त के सहित, तो क्या बनेगा बशर्ते, यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे बशर्ते बन जाएगा, याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा बदौलत, तो ब आ चुका है यानी कि दौलत सहित, तो क्या लिखा जाएगा बदौलत, यहाँ पे लिखा जाएगा। क्या लिखा गया प्यारे बच्चों बदौलत, यहाँ पे लिखा जाएगा। समझ में आ चुका है आप सभी को, चलिए बहुत शानदार। यहाँ लिखा है बगैर, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ब प्लस गैर, ब प्लस गैर लिखा गया है, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे गैर, तो बगैर है तो इसको हम जोड़ देंगे इसके साथ, तो गैर सहित, क्या गैर सहित यहाँ पे बन जाएगा इसका अर्थ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ध्यान देंगे। यहाँ पे अर्थ लिखा है बिला। देखिए बिला का अर्थ होता है बिना, क्या होता है बिना। जैसे यहाँ पे लिखा है बिला प्लस कसूर, यानी कि बिना कसूर के मुझे फंसाया जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा बिला कसूर, क्या लिखा जाएगा बिला कसूर, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसका अर्थ होता है बिना, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है बिला प्लस वजह, तो बिना वजह की मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तो इसका अर्थ ऐसे बनता है। तो यहाँ पे अरबी फारसी की बात करें तो यहाँ पे बिला होता है, क्या होता है बिला होता है, तो याद रखेंगे बिला वजह। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या आ रहा है बिला आ रहा है, तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट है, बस आपको ये याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा बेस, तो बेस का अर्थ होता है अत्यधिक, क्या सबसे अधिक कीमती होता है जो अत्यधिक। जैसे यहाँ पे लिखा बेस कीमती, अत्यधिक कीमती, तो यहाँ पे बेस प्लस कीमती, तो क्या बनेगा बेस कीमती, यहाँ पे बन जाएगा। इसका अर्थ होता है अत्यधिक कीमती वस्तु है, कहते हैं ना अत्यधिक कीमती वस्तु है, तो यहाँ पे बन जाएगा कीमती, बेस कीमती यहाँ पे बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा बेस प्लस कीमत है, तो यहाँ पे क्या बनेगा अत्यधिक कीमत, तो बेस प्लस कीमत बन जाएगा, बेस प्लस कीमत बन जाएगा, यहाँ पे बेस कीमत हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भूलना है नहीं, जो जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताया आप उनको अच्छे से दोबारा से रिवाइज भी कर लेंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे आया है नेक। नेक का अर्थ होता है भला। जिसे यहाँ पे लिखा है नेक राह, यानी कि भली राह, भली राह पे चलने वाला, तो क्या बनेगा यहाँ पे नेक राह, यानी कि भली राह पे चलने वाला। नेक दिल, भला दिल वाला, तो क्या बनेगा यहाँ पे नेक दिल, तो यानी कि भला दिल वाला यहाँ पे बन जाएगा। नेक नाम, भला नाम, क्या कहते हैं नेक नाम, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा नेक नाम का लिखा जाएगा भला नाम, अर्थ बनता है इसका भला नाम, ठीक है। तो यहाँ पे नेक नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे बन चुके हैं, यहाँ पे ये उपसर्ग है नेक, और यहाँ पे बन चुके हैं पूरे शब्द।
क्लियर है प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पे लिखा है एन, तो एन का अर्थ होता है ठीक। क्या होता है? एन वक्त पे ठीक होता है, याद रखेंगे। जैसे एन वक्त, तो यहाँ पे क्या कहा? ठीक वक्त पे आए हो आप। तो यहाँ पे क्या कहा है? एन वक्त, तो इसका उपसर्ग क्या है? उपसर्ग एन बनेगा और यहाँ पे पूरा शब्द जुड़ के बन जाएगा एन वक्त। जैसे यहाँ पे लिखा है एन वजह, एन जगह, तो एन यहाँ पे लिखा जाएगा और जगह यहाँ पे जुड़ जाएगा, एन जगह। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे एन जगह बन जाएगा। और यहाँ पे लिखा है एन मौका, तो एन मौके हो जाएंगे यहाँ पे, एन मौके। क्लियर? समझ में आ चुके हैं आपको? देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उपसर्ग और उपसर्ग का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पाठ्यक्रम के साथ। तो अभी के लिए यहाँ पे अलविदा चाहते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे साथ में, आप हमारे साथ किस माध्यम से जुड़ सकते हैं और कैसे कैसे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने वीडियो कोर्स, यहाँ पे देखिए आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे किसे? एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के माध्यम से। प्ले स्टोर पे जाएंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के बाद इसके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी और एप्लीकेशन में आपको क्या मिल रहा है? तो आपको बिल्कुल फ्री, आपको बिल्कुल फ्री वीडियो कोर्स दिया जा रहा है, जिससे आपकी अच्छी और बेहतर तैयारी हो जाए, आप इसको पढ़ सके। तो आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की वीडियो कंटेंट पड़ा हुआ है, आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में आपको प्रैक्टिस के लिए मौका मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज होती है, इसके अंतर्गत सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको यहाँ पे तैयारी करने का मौका अच्छा मिल जाएगा और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कितने समय में हमें क्वेश्चन करने होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे प्यारे बच्चों ई बुक नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बुक के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से। तो यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसके माध्यम से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन क्विज आपकी प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे डेली भी ऑनलाइन क्विज दिए जा रहे हैं, तो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली क्विज के माध्यम से, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे और आप अपनी बेहतर तैयारी करते रहेंगे कंटिन्यू। आप हमारे साथ किसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्ले स्टोर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आपको एग्जाम जॉब एक्सपर्ट लिखना है, वहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारी टीम के साथ जुड़ जाएंगे। कोई भी आपकी कोई समस्या तो आप यहाँ से बात कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है टेलीग्राम, तो सभी प्यारे बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आपके डेली अपडेट दी जाती है। और इंस्टाग्राम आईडी है और लिंक्डइन है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।